मैंने अपने कुछ वीडियोस में तुम्हें बताया है इंटरनेट पर कई सारे वियर्ड एंड डिस्टर्बिंग एनिमेज मौजूद है जो तुम्हें कोई भी रिकमेंड नहीं करेगा क्योंकि ज्यादातर लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है, जबकि मैं तुम्हें ऑलरेडी ऐसे ही एनिमेज बता चुका हूँ, चाहे वो इवेंगेलियन हो या फिर फ्लावर ऑफ इविल एंड डेविल मैन क्राई बेबी ही क्यों ना हो। मैंने इन सभी को डिटेल में तुम्हें बताया है, बट आज मैं तुम्हें एक ऐसी एनिमे मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है एंजेलिक। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं एंड इससे भी कम लोग समझ पाए हैं ये मूवी उन्हें क्या दिखाना चाहती है। I mean, सच कहूँ तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा अजीब है और इससे भी ज्यादा अजीब चीज मुझे ये लगी जो इस मूवी का डायरेक्टर ओशी मामोरू है, इन्हें खुद नहीं पता इस मूवी में होता क्या है एंड इसके विजुअल्स इतने वियर्ड, अनसेटलिंग एंड डार्क फील क्यों होते हैं और वो इसके थ्रू हमें क्या बताना चाहते हैं। सो अब तुम समझ गए होंगे जिस मूवी के डायरेक्टर को ही नहीं पता उसकी मूवी किसके बारे में है तो वो मूवी कितनी ज्यादा बिजार होगी और साथ ही बहुत ज्यादा मीनिंगफुल भी। वेल, इसीलिए आज मैं तुम्हें इस मूवी की स्टोरी सुनाऊंगा, साथ ही हम ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे इसमें दिखाए गए चीजों का मीनिंग क्या है एंड ये भी मैं बताने का ट्राई करूंगा ये मूवी किसके बारे में है और इसे ओशी ने क्यों बनाया है। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की के हाथों को देखते हैं जो धीरे धीरे एक आदमी के हाथों में बदल जाते हैं। फिर हमें एक बर्ड एग दिखाया जाता है जिसके अंदर का बर्ड कुछ तो फील कर रहा होता है एंड फिर सीन चेंज होकर एक लड़के की तरफ चला जाता है जिसके हाथों में कोई तो वेपन था। फिर हमें एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है जिस पर कई सारे ह्यूमन स्टेचूज थे एंड फिल्म में आगे पता चलता है ये एक पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड है जिसमें ज्यादातर मैकेनिकल चीजें हैं। देन हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जिसके पास एक एग होता है, लिटरली वो इसे हैच करने का ट्राई करती है पूरे मूवी में उसके ऊपर बैठकर एंड कभी कभी एक प्रेग्नेंट औरत की तरह एक्ट करके। सो अब तुम सोच रहे होंगे ये लड़का और लड़की है कौन, तो मैं तुम्हें बता दूं पूरी मूवी में एक बार भी इनका नाम नहीं बताया जाता है। वेल, इसीलिए हम इन्हें सिंपली लड़का और लड़की ही कहेंगे और साथ ही मैं तुम्हें ये भी बताना चाहूंगा इस मूवी में बहुत कम डायलॉग्स हैं, तो जो कुछ भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगा वो सारे सिनेरियोज होंगे जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो इसके बाद हम उस लड़की को कहीं जंगल में जाते हुए देखते हैं और वो जाती है एक नदी के पास जहाँ वो एक कांच के बर्तन में पानी भर कर पीती है एंड ये चीज पूरी मूवी में ये लड़की बार बार करती है अलग अलग जगहों से पानी पीकर। तो ऐसे ही एक दिन ये सिटी में पहुंच जाती है जहां हम देखते हैं वो शहर बहुत ही ज्यादा अजीब होता है। I mean, इस शहर से डार्क वाइब्स आ रही होती है एंड लड़की के अलावा पूरे शहर में कोई नहीं होता है, सिर्फ कई सारे स्टेचूज को छोड़कर जो आदमियों के होते हैं एंड इस फिल्म में उन्हें फिशरमैन कहा गया है। एंड क्यों, ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो फिशेस पकड़ते हैं इसलिए। और इन्हीं स्टेचूज को देखकर ये लड़की जब ये एक फाउंटेन से पानी लेने के लिए जाती है तो वहाँ ये फिशरमैन के स्टेचूज देखकर डर जाती है। वेल, अब तुम मुझसे कहना चाहते होंगे एनी इस मूवी में चल क्या रहा है, इस वर्ल्ड में इन दोनों को छोड़कर सारे स्टेचूज हैं एंड ऐसा क्या हुआ था यहाँ कि ये दोनों ही अब जिंदा है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इस लड़की का वाटर से क्या कनेक्शन है। सो इन सब के मीनिंग मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो अभी के लिए तुम जानो ये लड़की शहर में इस लड़के से मिलती है जहाँ फर्स्ट टाइम वो इसे देखकर भाग जाती है, लेकिन बाद में जब वो लड़की अपना अंडा कहीं रख कर भूल जाती है तो उसे यही लड़का लौटाता है जो लेकर लड़की वहाँ से भाग जाती है और कुछ दूर खड़ी होकर उस लड़के से कहती है तुम हो कौन। इस पर वो लड़का कोई भी जवाब नहीं देता है एंड सीन चेंज होता है और हम इन दोनों को एक साथ देखते हैं जहाँ इनका एनकाउंटर उन फिशरमैन्स के साथ होता है। ये वही स्टेचूज है जिनके बारे में मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था एंड अब पता नहीं है ये चल फिर कैसे रहे हैं। सो इन्हीं से रिलेटेड एक खास बात वो लड़की बताती है, इस चीज को तुम खुद ही सुन सकते हो। どこにもいないのに追いかけたって魚なんかどこにもいないのに。वेल, जैसा कि लड़की ने बताया यहाँ कोई भी रियल फिश नहीं है, हम सिर्फ उनके शेडोज को देखते हैं, जबकि ये फिशरमैन उन्हीं शेडोज को एक रियल फिश समझते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट जैसा कि वो एक शेडो है तो इनके हमलों से उसे कुछ नहीं होता है और ये चीज तुम्हें याद रखनी चाहिए क्योंकि जब मैं तुम्हें इसके पीछे का मीनिंग आगे बताऊंगा तो ये वहाँ काम आएगा। वेल, इन मछलियों को पकड़ने के चक्कर में ये पूरे शहर में तबाही मचा देते हैं एंड यही एक रीजन है जिसकी वजह से ये लड़की इनसे डर
करती है। तो इसके बाद हमें वो लड़का दिखाया जाता है जो कुछ सोच रहा होता है और फिर से सीन चेंज होता है जहाँ वो लड़की उस लड़के से कहती है प्लीज वादा करो तुम मेरे एग के साथ कुछ भी नहीं करोगे। एंड अगेन हमें नहीं दिखाया जाता है उस लड़के ने इसका क्या जवाब दिया है और सीधा सीन शिफ्ट होकर वहाँ चला जाता है जहाँ वो लड़की रहती है। एंड यही वो लड़का एक पेड़ दीवार पर बना हुआ देखता है और इससे रिलेटेड कुछ बातें करता है। 同じ木を見たことがあるよ。あれはいつのことだったのか。忘れてしまうほど遠い昔。 इसमें मेन चीज ये थी वो किसी जाइंट बर्ड की बात कर रहा था जिसके बारे में अभी तुम आगे सुनोगे। सो इसके आगे हम उस लड़की को अपनी पानी से भरी बोतल को बाकी बोतलों के लाइन में रखते हुए देखते हैं जो देखकर ये लड़का उससे पूछ लेता है तुम कितने टाइम से यहाँ हो, जिस पर वो लड़की इशारा करके कहती है उसे नहीं पता। एंड इसके जवाब में वो लड़का भी कहता है वो खुद भी भूल चुका है वो कहाँ से है और अब उसे कहाँ जाना है। एंड फिर अगले सीन में वो लड़का उस लड़की को बाइबल में मेंशन नोहा की कहानी सुनाता है जो शायद तुम में से कई सारे लोगों ने ऑलरेडी सुन रखी होगी। अगर नहीं तो डोंट वरी मैं तुम्हें बता देता हूँ। सो दरअसल नोहा एक काफी अच्छा इंसान था जिसकी वजह से खुद गॉड ग्रेट फ्लूइड से पहले उसे एक बोट बनाने के लिए कहते हैं ताकि जब गॉड 40 दिन और 40 रात तक तेज बारिश करे तो उससे नोहा का परिवार और वो सारे एनिमल्स बच जाए जिन्हें वो अपनी बोट पर ले गया है। वेल आगे होता भी ऐसा ही है। ग्रेट फ्लूइड आती है और जब वो खत्म होती है तो नोहा दरअसल एक पिजन को बाहर भेजता है ताकि वो जमीन ढूंढ सके। एंड जब वो पिजन वापस आता है तो उसके मुंह में एक वीट का टुकड़ा होता है जिससे नोहा को अंदाजा लग जाता है कि वहाँ एक जमीन मौजूद है और वहाँ वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। वेल ये थी बाइबल के अंदर की स्टोरी बट जो हमें इस एनिमे में दिखाई जाती है वो थोड़ी अलग है। जो नोहा पिजन भेजता है जमीन को ढूंढने के लिए वो पिजन वापस कभी नहीं लौट के आता है और इसके इंतजार में वो सारे थक जाते हैं और भूल जाते हैं कि उन्होंने कभी एक बर्ड भेजा था और साथ ही ये भी कि अब पानी पूरे अर्थ को डुबा रहा है और ये भी कि वो कहाँ से आए हैं। फिर वो कहता है ये बहुत पहले की बात है I mean बहुत पहले की। एंड वो सारे एनिमल्स जो उस बोट पर मौजूद थे वो अब पत्थर बन चुके हैं। वेल यही वो एक चीज और भी कहता है शायद ये सब एक सपना है, तुम मैं और वो मछली हम सब एक सपना है। एंड वो बर्ड कभी भी मौजूद नहीं था। इसके बाद वो छोटी लड़की इससे कहती है कि वो मौजूद है और इसने उसे ढूंढ लिया है जिसके बाद वो उस बर्ड को दिखाने के लिए ले जाती है और तुम देख सकते हो ये बर्ड कम एंजल ज्यादा लग रहा है। वेल अब यहाँ तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ट्रस्ट मी एंड में ये सारी चीजें सेंस बनाने लगेगी। सो इसके आगे वो लड़की कहती है मैं इसी बर्ड को इस एग से वापस निकालूंगी। वेल अब यहाँ से मैं तुम्हें बताना चाहूंगा चीजें बहुत ज्यादा फास्ट और कंफ्यूजिंग होने वाली है तो किसी भी चीज को मिस मत करना वरना तुम एंडिंग नहीं समझ पाओगे। तो आगे स्टोरी में होता यह है कि जब वो लड़की सो रही होती है तो ये लड़का उसका अंडा फोड़ देता है बस इस क्यूरियोसिटी में कि उसके अंदर है क्या। फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये लड़का पहले भी उस लड़की से कई बार बोल चुका था वो इसे बताए कि आखिर इस अंडे में है क्या बट सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाने की वजह से ये लड़का ऐसा करता है। और जब वो लड़की सोकर उठती है तो वो सबसे पहले देखती है कि उसका अंडा टूट चुका है एंड उसके अंदर से कुछ भी नहीं बाहर आया है तो वो रोने लग जाती है। एंड फिर उसे रियलाइज होता है वो लड़का भी यहाँ नहीं है तो वो उसे ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है एंड वो उसे मिलता भी है और वो उसके पीछे भागती भी है बट उसी टाइम वो पानी में गिर जाती है जहाँ वो अपने ही यंग फॉर्म को देखती है और फिर पानी के गहराइयों में चली जाती है और जो उसके अंदर आखिरी बची ऑक्सीजन थी वो अपने मुंह से छोड़ देती है जिससे पानी में कई सारे बबल्स बनते हैं एंड जब वो बबल्स वाटर सरफेस को हीट करते हैं तो वो कई सारे एग्स बन जाते हैं एंड फिर हमें वही अनहेज्ड बर्ड दिखाया जाता है जो हमने स्टार्टिंग में देखा होता है। देन फिर वो लड़का जो समुद्र के किनारे पर होता है एंड उसके सामने से वही फ्लाइंग ऑब्जेक्ट बाहर आता है जिस पर हम उन कई सारे स्टेचूज में उस लड़की का भी स्टेचू देखते हैं और बाद में हमें इस आइलैंड का व्यू दिखाया जाता है जो किसी जाइंट बोट के निचले हिस्से की तरह लग रहा था और ऐसे ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है।
तो फर्स्ट टाइम देखने पर मुझे लगा मैंने ये क्या देख लिया है। इस मूवी में कोई भी प्लॉट नहीं है जिसके अराउंड इसकी स्टोरी चलती हो, जिससे हम समझ पाए इस मूवी में हो क्या रहा है। और ऊपर से इसके विजुअल्स जो काफी सिनिस्टर है। सो इन सभी के पीछे की मीनिंग जानने के लिए मैं अपनी एक रिसर्च करता हूँ और इसकी शुरुआत होती है इस मूवी के डायरेक्टर ओशी से, जहाँ ये अपने हर इंटरव्यू में एक ही चीज कहते हैं, इन्हें नहीं पता ये मूवी ऐसी क्यों है एंड इन्होंने किस लिए इस मूवी को बनाया, बस ये एक पॉइंटलेस सी मूवी है। तो क्या सच में ओशी के इस मूवी में कोई भी खास बात नहीं है और बस ये पूरी मूवी एक बकवास सी चीज है? वेल नहीं, क्योंकि जब मैंने इसकी रिसर्च करी तो मुझे काफी इन डेप्थ चीजें मिली जो ये मूवी हमें दिखा रही है, लाइक नाहिलिज्म, क्रिश्चियनिटी, एंटी वॉर, एग्जिस्टेशनल क्राइसिस, एंटीसिपेशन और लास्ट में फॉल्स होप। तो ये सारी चीजें तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगी, मुझे तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझाना पड़ेगा। हम इस मूवी में नोहा की वो स्टोरी इसलिए देखते हैं क्योंकि ओशी ने अपने बचपन में बाइबल पढ़ रखी होती है, जबकि वो एक क्रिश्चियन नहीं थे एंड इसी वजह से हम बाइबल के कई सारे सिंबल्स इस मूवी में देखते हैं, जैसे कि नोहा की स्टोरी के साथ वो शेडो फिशेस एंड वाटर और उस लड़की का लिंक। वेल ओल्ड ग्रीक में ये फिश का डिजाइन सीधा जीसस को सिंबलाइज करता था एंड इसका फुल मीनिंग तुम यहाँ पढ़ सकते हो, इसीलिए हम कह सकते हैं उन फिशेस का रेफरेंस जीसस है। तो बात रही लड़की और वाटर का क्या कनेक्शन है। सो इस मूवी में वाटर क्रिश्चियनिटी के एक रिचुअल को सिंबलाइज करता है, बैप्टिज्म, जहाँ लोगों को होली बात दिया जाता है। सिंपल कहूँ तो लोगों को पानी से नहलाया जाता है एंड इससे इनका मानना है कि तुम्हारा स्पिरिचुअली रीबर्थ होता है, एक क्लीनर वर्जन। तो इसी चीज को ओशी ने यहाँ दिखाने का ट्राई किया है कि कैसे इस नेगेटिविटी से भरे वर्ल्ड में सिर्फ वाटर के थ्रू ये लड़की होलीनेस को अचीव कर रही है। तो अब तुम्हें लग रहा होगा यानी यहाँ तो सिर्फ बाइबल की बातें करी जा रही है, इसमें कुछ भी शॉकिंग नहीं है, जबकि तू तो कह रहा था इस मूवी में बहुत कुछ है। वेल है, बट अभी के लिए तुम जानो जो हमें ये पोस्ट अपोकलिप्टिक सिनेरियो दिखाया जाता है वो रिप्रेजेंट करता है वॉर के बाद की दुनिया को। मतलब कि ओशी के हिसाब से जब हम ह्यूमंस आपस में वॉर करेंगे तो इस वर्ल्ड में सिर्फ मशीन्स के अलावा कुछ नहीं बचेगा। एंड बात रही उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की, तो वो हेवन को सिंबलाइज कर रहा है। लाइक तुमने एक चीज नोटिस की होगी, उस ऑब्जेक्ट पर भी कई सारे स्टेचूज थे एंड उन शहरों में भी थे। तो इसके थ्रू हमें डायरेक्टर फॉल्स होप के बारे में समझा रहे हैं। जब लड़की को वो एग मिलता है तो उसके लिए वो एक होप बन जाता है और बस वो उसका ही ध्यान रख रही होती है, जबकि ये एक फॉल्स होप थे क्योंकि उस अंडे में कुछ भी नहीं होता है। जैसे यहाँ हम फिशरमैन को देखते हैं, शहर में कोई भी फिश नहीं होने के बाद भी वो उन मछलियों के शेडोज को पकड़ने का ट्राई कर रहे होते हैं एंड ये चीज उनके लिए एक फॉल्स होप थी जिससे वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन जब उस लड़की का वो एग टूटता है तो यहाँ उस लड़की की ये फॉल्स होप खत्म हो जाती है एंड वो अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लेती है। इसी वजह से उस लड़की का स्टेचू उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर होता है, ना कि फिशरमैन्स के साथ। वेल यहाँ मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया था, जो वो लड़का होता है वो डायरेक्ट रेफरेंस था जीसस का। पहले ही कह दो ओशी ने ये चीज कहीं पर भी नहीं कही है, ये सारी चीजें बस थ्योरीज है जो इसे देखने वाले लोगों ने बनाई है। एंड इसी में से एक ये भी है, जो हम उस लड़के के हाथों में वेपन देखते हैं वो असल में एक क्रॉस है और इस लड़के के हाथ में जिस जगह पट्टी बंधी हुई है ये सेम वही जगह है जिसे जीसस को लटकाया गया था। तो अब तुम्हें फिर से लग रहा होगा यहाँ तो बस बाइबल की बातें चल रही है जो ओशी ने बचपन में पढ़ी थी एंड अब उसे फॉलो कर रहे हैं। वेल नहीं, ओशी किसी भी गॉड को नहीं मानते हैं एंड ये चीज हमें पता चलती है उनकी नोहा वाली स्टोरी से, जो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका। ये क्लियर रेफरेंस है नाइलिज्म का, एक ऐसी फिलोसफी जिसके हिसाब से गॉड्स, ह्यूमन इमोशंस एंड नॉलेज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये सब वो चीजें हैं जो हम इंसानों ने बनाई है बस इसलिए कि हम खुद को स्पेशल समझ सके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एब्सोल्यूट नथिंग है। वेल अब यहाँ से चीजें थोड़ी डार्क हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रहा हूँ। तो पूरी मूवी को समझने से पहले हमें इस फिलोसफी को समझना पड़ेगा क्योंकि ये पूरी मूवी इसी के अराउंड है। वेल इस फिलोसफी के हिसाब से तुम्हारी और मेरी लाइफ का कोई भी मतलब नहीं है और जो तुम ये वीडियो देख रहे हो एंड मैं इस मूवी पर बात कर रहा हूँ ये सब भी मीनिंगलेस है। एंड ये भी हमारे मरने के बाद हमें ना ही स्वर्ग में 34 वर्जिन लेडीज मिलेगी, ना ही बुरे कर्म करने पर हमें नर्क में भेजा जाएगा। एंड इसी चीज को इस मूवी में दिखाया गया है। जब नोहा वो बर्ड भेजता है ताकि वो जमीन ढूंढ पाए तो वो वापस नहीं आता है, जिसके बाद वो लोग भूल जाते हैं आखिर वो यहाँ क्यों है। एंड इसी वजह से ये दोनों भी जो खुद से पूछते हैं क्या इनकी लाइफ का कोई मीनिंग है, लेकिन फिर भी हम उस लड़की को अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढते हुए देखते हैं और एक टाइम के लिए उसे मिल भी जाता है, बट एट द एंड उसे अपने अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। तो अब तुम समझ गए होंगे कि ओशी हमें क्या दिखाना चाहते हैं एंड उनका क्या माइंडसेट है। हमारी चीजें, हमारे एक्शंस, हमारा दुख, हमारा दर्द, हमारी इच्छाएं, हमारे एक्सपेक्टेशंस, ड्रीम्स
रिश्ते और आखिर में हमारी पूरी जिंदगी वर्थलेस है। I mean, तुम सोचो ये कितना ज्यादा डरावना होगा। ओशी जिस फिलोसफी की बात कर रहे हैं, नाहिलिज्म, वही इस दुनिया का सच हो। वेल, अब तुम्हें सोचना नहीं चाहिए क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी मीनिंगलेस है।